इंडक्शन मतलब प्रेरण। प्रेरण कब होता है? प्रेरण कब होता है? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जहाँ कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा और पास में अगर कोई चालक रख दिया जाए तो उसमें इंडक्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र जो है वो घूमता हुआ बनाना है। डीसी के अंदर फिक्स था, लेकिन आपको घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसमें शॉर्ट सर्किट चालक रखने हैं तो टॉर्क उत्पन्न होता है। तो ये इंडक्शन मोटर का सिद्धांत है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? मेन जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही है ऐसा जिससे ये इंडक्शन मोटर आप समझ सकते हो। तब क्या आपके दिमाग में है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है? कोयले तो घूमती नहीं है अंदर, है ना। अब घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो वाइंडिंग आप करते हैं, वाइंडिंग में जैसे 3 फेज की आपके वाइंडिंग कर दी, 3 फेज की वाइंडिंग में तीन फेज का टाइमिंग अलग अलग होता है, और टाइमिंग अलग अलग होने के कारण उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी अलग अलग टाइम पे होगा। तो जैसे एक आपको 3 फेज का बता देते हैं कि ये एक तीनों फेजों का कर्व दिख रहा है आपको, है ना। अब किसी भी टाइम देख लो, ये तीनों फेज जो हैं सबका टाइमिंग अलग अलग है। मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही है, माना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो से वोल्टेज आ रहे हैं आपके 220 वोल्ट आ रहे हैं, मैक्सिमम 220 वोल्ट हो गए मान लो। ठीक है, 220 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं। ये आर फेज में 220 है, वाई में भी 220 है और बी में भी 220 है। जीरो से लेकर अधिकतम मान इतना ही चल रहा है, लेकिन सबका टाइमिंग अलग अलग है। आप किसी भी समय नापेंगे 2 फेजों के बीच में, अगर 2 फेजों के बीच में नापेंगे तो इसमें जैसे 220 और नीचे का भी 220 मिलाकर 440, तो 2 फेजों के बीच में वोल्टेज 440 क्यों मिलते हैं? क्योंकि दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। और ये अलग अलग टाइमिंग पे, जैसे ये आर फेज की साइकिल बन रही है, ये वाई फेज की साइकिल बन रही है और ये बी फेज की साइकिल बन रही है, तो तीनों का अलग अलग टाइमिंग होता है। और यही काम अपन लेते हैं मोटर को चलाने में। इसका उपयोग 3 फेज मोटर को चलाने में ले लेते हैं। तो 3 फेज मोटर में जैसे ही आप 3 फेज सप्लाई देते हैं, स्टेटर के अंदर कोयले इस टाइप से रखी जाएं, उस ढंग से रखी जाएं और उनमें सप्लाई देवें, तो बारी बारी से सब में वोल्टेज जाएं और उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बन जाता है। जैसा कि एक चित्र, जैसे अपने ये मॉडल है, एक मॉडल बनाया है, मॉडल से अपन देखें कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ठीक है ना। तो हमारी कोयले जैसे ये रखी हुई है, ये मॉडल के द्वारा एक समझना है कि मोटर के अंदर कोयले ऐसे फिक्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो वोल्टेज जो जाते हैं आर वाई बी तीनों फेज, तीनों कलर के अपनों ने बल्ब ले लिए और बारी बारी से इसमें वोल्टेज जाएंगे, तो ये जो बन गया, ये क्या बना? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये कहलाता है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कोयले नहीं घूमती हैं, उसमें क्या घूमता है? फ्लक्स। जैसे फ्लक्स है वो चलता हुआ रहेगा, वो भी टाइमिंग अलग अलग है। जैसे ये अभी अब बल्ब का टाइमिंग अलग अलग है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो इसकी। बल्ब का जैसे टाइमिंग अलग अलग है ना, तो जैसे ये स्पीड बढ़ा दो थोड़ी, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसको कहते हैं अपन सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं? जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्पीड है उसको कहते हैं NS, मतलब सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग की है, वाइंडिंग के अंदर जो कोयलों के अंदर जो सप्लाई जैसे जाती है 3 फेज की सप्लाई, तो इस प्रकार से फ्लक्स बनता है। मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बनेगा ऐसा, और बीच में हमने रख दिया रोटर। ये रोटर हमारा बीच में रख दिया ऐसे, ठीक है। रोटर के अंदर क्या है? शॉर्ट सर्किट चालक है। ये जो चालक रखे हैं ना इसके अंदर, वो शॉर्ट सर्किटेड है, दोनों साइड से शॉर्ट सर्किट चालक रखे हैं। तो अब ये बाहर चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ भी परिवर्तन होता है तो इन चालकों में वोल्टेज पैदा होंगे, ठीक है। फैराडे का इंडक्शन नियम क्या कहता है? अगर फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए और पास में दूसरा चालक होगा तो उसमें वोल्टेज पैदा हो जाते हैं इंडक्शन के कारण। तो इसमें इंडक्शन हुआ, प्रेरण कौन सा? म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। तो एक प्राइमरी वाइंडिंग ये होगी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपके सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके चालकों में वोल्टेज बन गए और दोनों चालक शॉर्ट कर रखे हैं, सारे चालकों को आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इसमें जो करंट चलती है इसे हम कहते हैं एडी करंट। इसको कहते हैं एडी करंट। इससे जो फ्लक्स बनेगी
वो इस कारण का विरोध करती है जिससे वो पैदा होती है, जिससे आपका रोटर घूमता है। ठीक है, तो आपको मोटर में क्या करना पड़ता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग इस ढंग से हो जिसमें ये क्रम हो, क्रम निश्चित होना चाहिए। अगर ये क्रम गड़बड़ होगा तो मोटर नहीं चलेगी। मतलब कॉइलों के कनेक्शन इस टाइप से होने चाहिए, तो वाइंडिंग भी उस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है ना, वाइंडिंग उस टाइप के बनाओ कि उसमें क्रम सही हो, कनेक्शन सही हो, तो ही आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर मान लो ये क्रम गड़बड़ हो गया तो आपका फील्ड जो है वो रोटेट करता हुआ नहीं बनेगा, तो टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो स्पीड है इसकी, जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, ये सिंक्रोनस स्पीड है। इसको निकालने का एक फार्मूला भी आपको बता देते कि NS बराबर होता है 120 F इंटू P। ठीक है, 120 गुणा फ्रीक्वेंसी बटा पोल, तो ये RPM निकालने का फार्मूला। अब यहाँ एक चीज़ और देखनी है, बाहर तो ये चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, कौन सी स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। जैसे ही आपने 3 फेज सप्लाई दी, वाइंडिंग हमारी सही सलामत है, तो ये आपका सिंक्रोनस स्पीड से फ्लक्स घूम रहा है। ठीक है, इसका इफेक्ट आया रोटर पर इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन से इस रोटर में करंट बनती है और वो करंट उसका विरोध करेगी, तो ये रोटर की जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम होती है। जो रोटर की जो स्पीड होगी, इस रोटर की घूमने की जो गति होगी, वो इसके बराबर तो होगी नहीं, कुछ तो लॉस होगा, है ना। वो लॉसेस होता है, तो रोटर की जो स्पीड है और सिंक्रोनस स्पीड में जो अंतर होगा उसे हम स्लिप कहते हैं। इससे कुछ सवाल हैं अभी, रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड में अंतर, वो स्लिप कहलाता है। तो स्लिप कैसे ज्ञात करते हैं, वो परसेंटेज में निकलेगी। और सिंक्रोनस स्पीड 120 गुणा फ्रीक्वेंसी बटे पोल, पोल के आधार पर वो निकलेगी सिंक्रोनस स्पीड। और रोटर स्पीड है तो वो कम होती है, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम होगी। तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड में अंतर को स्लिप कहते हैं। तो स्लिप तो हर मोटर में होती है। ठीक है, तो स्लिप कैसे ज्ञात करना है, ये अपन देखते हैं कि स्लिप कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्लिप ज्ञात करना और सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड समझ गए, वो चुंबकीय क्षेत्र जो घूम रहा है उसकी जो स्पीड है ये फिक्स रहेगी, क्योंकि जैसे आपने सप्लाई दी उसकी जो वेव जो बन रही है 3 फेज की, वो तो कॉमन ही रहती है पोल के आधार पर। तो वो जब आप अल्टरनेटर जब पढ़ेंगे उस समय और बता देंगे आपको। तो ये समझ में आ गया इसकी थ्योरी, इंडक्शन मोटर की थ्योरी। स्क्वारल केज, ये जो रोटर है वो पिंजरे नुमा है, स्क्वारल केज, स्क्वारल के रोटर हो गया। ये स्टेटर में जो वाइंडिंग की है उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, इंडक्शन के कारण टॉर्क मिल गया, और जो टॉर्क से ये रोटर घूम रहा है वो आपका रोटर स्पीड हो गई, और बाहर फ्लक्स है वो सिंक्रोनस स्पीड हो गई। ठीक है, क्लियर। ये NS सिंक्रोनस स्पीड कौन सी थी, ये सिंक्रोनस स्पीड कौन सी थी, जो आपका फ्लक्स घूम रहा था वो स्पीड, वो NS। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। तो ये जिस चाल से चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो घूम रहा है, उसे अपन सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अब इसमें जो स्लिप है, सिंक्रोनस स्पीड और ये आपका रोटर है। ठीक है, तो स्क्वारल केज, ये पिंजरे नुमा है इसलिए केज नाम दे दिया, स्क्वारल केज। और इसमें भी फिर 2 प्रकार के केज होते हैं। जैसे जैसे मोटर की आवश्यकता पड़ती है कि मोटर की जो डिज़ाइन में जैसे जैसे अपने को आवश्यकता पड़ी कि ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता है, तो उसमें थोड़ा सा सिंगल केज और डबल केज भी करना शुरू कर दिया। तो डबल केज करते हैं, तो ये आपका ये डबल केज 2 पिंजरे बना दिए इसमें, डबल केज, एक तो सिंगल केज एक डबल केज, एक तो गहराई में एक केज लगा दिया, ये अलग है, ये मेटल अलग है, जिसका इंटरनल जो केज है वो लो रेजिस्टेंस का है, मतलब कॉपर का या ब्रास का ऐसे लगा दो, और बाहर जो है वो हाई रेजिस्टेंस का केज लगा दिया, तो डबल केज हो गया ये। तो इस तरह का भी रोटर आता है। एक होता है स्लिप रिंग का, जिसमें वाइंडिंग करके फिर शॉर्ट करते हैं, तो स्लिप रिंग हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो जैसे जैसे रोटर की रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आपका मोटर का जो टॉर्क है वो बढ़ता है। तो आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो फिर डिज़ाइन चेंज कर दो। थ्योरी सबकी एक ही है, सिद्धांत एक ही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में शॉर्ट सर्किट चालक रखने हैं। अब शॉर्ट सर्किट चालक कैसे रखना है, वो पीतल के रखो, एल्यूमिनियम के रखो, या कॉपर के रखो, या फिर वाइंडिंग करके फिर शॉर्ट करो, करना शॉर्ट ही है। ये रोटर जो है वो शॉर्ट सर्किट चालक ही होते हैं रोटर में। तो ये आपका रोटर हो गया,
ये भाग आपने देख ही लिए, स्लिप व रोटर की चाल। ठीक है, तो स्लिप जैसे अभी आपको बताया कि रोटर जो है वो रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही घूमता है, परंतु यह स्टेटर की चुंबकीय क्षेत्र की चाल से बराबर चाल पर नहीं घूमता है, वो थोड़ा सा कम घूमता है। उसके बराबर नहीं चलता है, वो थोड़ा कम घूमता है, जिसे अपन स्लिप कहते हैं। ठीक है, इसे स्लिप कहते हैं। और स्लिप निकालने का फार्मूला ये है NS। NS क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, NR रोटर की स्पीड बटे NS। ये प्रतिशत में निकालना हो तो इस प्रकार से निकालेंगे, प्रतिशत में निकालना है NS माइनस NR बटे NS करके इंटू 100। ये परसेंटेज में, स्लिप हमेशा परसेंटेज में आती है, तो आपको स्लिप निकालनी है तो इस प्रकार से करना है। अब NS निकालने का फार्मूला, तुल्यकालिक गति निकालने का फार्मूला ये है। NS कैसे निकलेगा? 120, ये फार्मूले का है। ये 120 कैसे आया? 2 पोल हैं और स्पीड आप लेते हैं RPM में, राउंड पर मिनट है, मिनट के सेकंड बनाना, तो 60 का हो गया गुणा, पोल 2 है उसका गुणा 120, और फ्रीक्वेंसी 50 स्टैंडर्ड है वो हर्ट्ज में, और पोलों की संख्या के आधार पर होगा। अगर माना कि 4 पोल की मोटर है, 4 पोल की मोटर है तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो गई? 1500 RPM। ठीक है, तो ये 1500 RPM 4 पोल की। अगर रोटर जो है इससे 1500 पे नहीं चलेगा, रोटर की स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, 1400 या 1440 रहेगी, क्योंकि वो इंडक्शन से तो वो रोटर में टॉर्क उत्पन्न होगा, तो रोटर की जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी कम होती है। तो ये आपका फार्मूला, अगर मान लो आपको ये 1440 अगर RPM है तो इसकी स्लिप हो गई 60 होगी। ये फार्मूला अगर लगा के देखें, अभी ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आया क्या उसका? एग्जाम्पल ही चल रहा है, एग्जाम्पल है एक, जैसे एक एग्जाम्पल आ गया आपका। ठीक है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें 4 पोल हैं, जब पोल दिया हुआ है, ठीक है, 4 पोल हैं और वाइंडिंग की गई है 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी हो गई, हर्ट्ज लिखा है मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई, और सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप 4%, इसने स्लिप दे दी है 4%, 4% स्लिप है। अब क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ सकते हैं कि अगर मान लो सिंक्रोनस स्पीड 1500 है और रोटर स्पीड 1440 है तो स्लिप कितनी होगी, तो आप माइनस करके लिखेंगे। इसमें ये 4% स्लिप लिख दिया, तो रोटर की गति आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो रोटर की आवृत्ति, रोटर की फ्रीक्वेंसी भी आपको ज्ञात करनी है। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? स्टेटर की फ्रीक्वेंसी से स्लिप, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है, रोटर में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी को और स्लिप का गुणा कर देंगे तो रोटर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये रोटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे अब एक एग्जांपल और है, सॉल्व करना है इसको, फिर ये करो ऐसे सवाल और आपकी